हेलो डियर्स, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है उसमें स्टार्ट की गई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जा चुकी हैं। मीन्स पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट की बात हुई थी और उससे रिलेटेड कुछ बातें। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, बहुत कुछ जाना था उसके बारे में। आज जो बारी है प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे आज के वीडियो लेक्चर में। एक ही प्रॉपर्टी मेन जो बची हुई है, जो सबसे लेंदी भी है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉपी और पेन निकालिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए और समझने के लिए। डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा जी, जिसने पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहले वाला, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर आपके समझ में आ पाएगा, तभी आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, कई चीज़ें पढ़नी हैं। चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पढ़ना है, कोआगुलेशन पढ़ना है, प्रोटेक्टिव एक्शन पढ़ना है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, बट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो एक लेक्चर में तो ख़त्म करनी ही होंगी हमें। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। समझिएगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक और एक होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक तो होते हैं स्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक में दिक्कत ये होती है, अब मान लीजिए कि ये लायोफोबिक सॉल है कोई, ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं सॉल में, कोलोइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं। अब आपको ये भी पता है ये ब्राउनियन मूवमेंट भी करते रहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट करते करते सपोज दैट ऐसा हो गया कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टकरा गए, टकराने से मान लो स्टिक कर गए तो थोड़ा और बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। ऑलरेडी कोलाइडल पार्टिकल बड़ा होता है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स से, अगर ये स्टिक कर गए तो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, और अगर कई पार्टिकल्स स्टिक कर गए तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा पार्टिकल बन जाएगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये स्टेबल नहीं होते हैं। लायोफोबिक स्टेबल नहीं होंगे अगर उन पर चार्ज ना हो। तो होता क्या है, लायोफोबिक की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज हो। जब वो चार्ज सेम नेचर का होगा, इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, तो प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, ये रिपेल करना चाहेंगे। इनमें भी ईगो है, इनमें भी ईगो है, इनमें भी ईगो है, तो ये मिलना नहीं चाहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा, तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। मींस चार्ज की नीड होती है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि चार्ज की नीड क्या है और फिर चार्ज आता कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। और चार्ज से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स, जैसे कुछ सॉल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज की ओरिजिन पढ़ेंगे। चार्ज से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जीटा पोटेंशियल, वो पढ़ेंगे। तो चलिए लिखिए, थोड़ा सा डालिएगा हेडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हम डालेंगे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। इसी को हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्व्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो इसमें लिखिएगा, एज वी नो कोलोइडल पार्टिकल्स आर हैवियर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। फुल स्टॉप के बाद, दे मे सेटल डाउन इफ मैनी पार्टिकल्स एसोसिएट्स। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इज रिक्वायर्ड। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, इन अ सॉल्यूशन ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स हैव सिमिलर चार्ज।
ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स हैव सिमिलर चार्ज ड्यू टू सिमिलर चार्ज, फुल स्टॉप के बाद, ड्यू टू सिमिलर चार्ज दे रिपेल ईच अदर, कॉमा, डू नॉट स्टिक, हेंस डू नॉट सेटल डाउन। फिर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। जितना चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स पे होगा उसका उल्टा नेचर का और उतना ही चार्ज किस में होगा, डिस्पर्जन मीडियम में होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। ये इतनी बात हो गई हमारी कि चार्ज की नीड क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लिए हैं। एग्जाम्पल्स नेगेटिवली चार्ज के हैं, पॉजिटिवली चार्ज के हैं। वैसे इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते थे, मतलब पहले नेगेटिवली चार्ज लिखते एग्जाम्पल्स, फिर पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल्स लिखते, बट हमने इनको इस तरीके से ऐसे लिखा है कि जिसे कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा क्या होता है ना, इस तरीके से लिखने से मैंने ये देखा है कि जल्दी याद हो जाता है बच्चों को। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हमने यहाँ पर हेडिंग्स डाल दी। अब यहाँ लिखा है कि मेटल के सॉल्ट्स जितने होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो थोड़ा क्या होगा, एक कंपैरेटिव वे में जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। एक तरफ हमारे दिमाग में रहेगा मेटल के सॉल्ट्स, दूसरी तरफ मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स। ऐसे ही मेटल के सल्फाइड्स नेगेटिव होते हैं, तो फिर जो मेटल के जो ऑक्साइड्स के हाइड्रेट्स हैं वो सब कैसे होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये लायोफिलिक के भी एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे चार्ज होता है, स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, सिलिसिक एसिड है। तो यहाँ पर भी थोड़ा लीग से हटके एग्जाम्पल दे दिया। हीमोग्लोबिन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर यहाँ पर लिखी हुई हैं जो एसिडिक डाइज होती हैं, कॉन्गो रेड है, इओसिन है, वो सब नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और इसके अलावा जो बेसिक डाइज होती हैं लाइक मिथाइलिन ब्लू या पर्सियन ब्लू, ये सब कैसी होती हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज के हमने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए। अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो है कि चार्ज आया कैसे, यानी ओरिजिन ऑफ चार्ज। जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे उन पर चार्ज आया कैसे। चार्ज आने के बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारे पॉइंट्स कहे गए। कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं तो कुछ कम एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन पॉइंट्स तो सारे ही हमें पढ़ने ही होंगे। तो आप कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए, जहाँ पर समझाना होगा वहाँ पे आपको हम समझा देंगे। ओरिजिन ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट, बाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ये बताया गया कि भाई ये नेचुरल प्रोसेस है, कोलोइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम, इनमें रबिंग के थ्रू क्या होता है, म्यूचुअल रबिंग से क्या होता है, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। बाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप इतना लिख दीजिए, इट इज बाई म्यूचुअल रबिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम का मतलब डिस्पर्जन मीडियम में जो डिसॉल्व्ड हैं वो भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। एक तो ये हो गया। दूसरा है, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा लिखिएगा, बाई कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर and during electrodispersion in Briggs arc method, and during electrodispersion during Briggs arc method। तो इलेक्ट्रॉन का कैप्चर कर लिया जाता है हवा से, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया नहीं गया है। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है थर्ड, बाई प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम
द सॉल्यूशन। जरा ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है या एक्सेप्ट की गई है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल है मान लीजिए AGI का सॉल्व ऑफ AGI या AGI सॉल्व। इसको बनाते कैसे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन क्या करते हैं, AgNO3 एक्वस प्लस KI एक्वस, इनको हम मिलाते हैं, यहां पर बनता है AgI, ये कोलोइडल सॉल्व बन गया, और साथ में क्या बना यहां पर KNO3, और KNO3 कैसा होगा, एक्वस, ये पानी में घुला हुआ होगा। इसको हम एक्वस नहीं कह सकते क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि ये डिस्पर्स होगा। अब क्या होता है, जो AgI बना है कोलोइडल सॉल्यूशन तो इसका बन जाएगा। अब इस पर चार्ज कैसे आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। ये करता क्या है, इसके लैटिस में एक Ag प्लस है और I माइनस है, तो ये अपनी सरफेस पर इस तरीके से देखिएगा, इसके दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, अभी लिखाऊंगा, पहले समझ लो। व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस, अगर AgNO3 एक्सेस में है तो क्या होगा, उस केस में AgI कोलोइडल पार्टिकल्स adsorb Ag positive on the surface and becomes positively charged। कुछ इस तरीके से ये AgI का कोलोइडल पार्टिकल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे AgI के, कोलोइडल पार्टिकल है ये, और ये कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, Ag प्लस को अपनी सरफेस पर इस तरीके से, ये AgI है, डॉट हम यहां पर क्या लिखेंगे, Ag प्लस, और इस तरीके से क्या बन गया, पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल। अच्छा, दूसरा केस इसका क्या बनता है, दूसरे केस में ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे लिख रहे हैं बेटा, इधर देखिएगा, व्हेन KI इज इन एक्सेस, अगर KI एक्सेस में है तो जो कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल एडसॉर्ब I नेगेटिव एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल। इस तरीके से AgI जो कि कोलोइडल पार्टिकल है, प्लस I नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस तरीके से AgI, और यहां पर हम क्या दिखाएंगे, I नेगेटिव, ये बन गया नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल। तो AgI का सॉल्व नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा प्रिपरेशन कंडीशंस पे कि जब आपने AgNO3 और KI को मिक्स किया तो किस चीज को एक्सेस में लिया, AgNO3 को एक्सेस में लिया या फिर आपने KI को एक्सेस में लिया। तो अगर आपने शुरू किया है, हेडिंग डाली होगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आपने पढ़ना स्टार्ट किया है चार्ज। चार्ज की जरूरत क्या है बताया आपको, स्टेबिलिटी के लिए जरूरत होती है।
सभी कोलोइडल पार्टिकल्स पे जो एक सोल्यूशन की बात हो रही है, एक सोल्यूशन के सभी कोलोइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है, उतना ही और ऑपोजिट नेचर का चार्ज डिस्पर्जन मीडियम में होता है। यानी ओवरऑल कोलोइडल सोल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। चार्ज की ओरिजिन क्या है? पहला बताया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा बताया बाई इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, या तो एयर से या ब्रीडिक्स आर्क मेथड में, वो भी एयर से ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है ओरिजिन ऑफ चार्ज की, वो है बाई प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सोल्यूशन। उसका एग्जाम्पल हमने लिया AgI सॉल्व। ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, आप इतना लिखेंगे, ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, ये ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। इस रिएक्शन को लिखने के बाद आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, लिखिएगा। नाउ AgI कोलोइडल पार्टिकल विल एडजॉर्ब either Ag positive or I negative on its surface, either Ag positive or I negative on its surface to form positively or negatively charged colloidal particle. Full stop के बाद it always adsorb the ion which is common to its lattice. It always adsorb ion which is common to its lattice, मतलब या तो Ag पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा या I नेगेटिव को, मतलब K पॉजिटिव या NO3 नेगेटिव को एडजॉर्ब नहीं करता है। फुल स्टॉप के बाद which ion will be adsorbed, which ion will be adsorbed, कॉमा लगा के, it depends on preparation conditions. It depends on preparation conditions. Preparation conditions लिखने के बाद आप दो केसेस दिखाइए। पहला केस, अगर AgNO3 एक्सेस में है तो देखो बेटा क्या हुआ होगा, ये तो है एक्सेस में, तो ये तो पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया होगा तो बचा क्या होगा? ऐसे करके हम आपको दिखा दें, थोड़ा और आसान आपके लिए हो जाएगा। भाई KI है, ये पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया बचा क्या? AgNO3, तो प्लस हमने ले लिया यहां पर AgNO3 एक्वस, ये बचा हुआ है। क्या किया इसने? Ag पॉजिटिव को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया और NO3 नेगेटिव ये कहां चला गया? ये डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व हो गया, यानी ये कैसा हो गया? एक्वस। इस तरीके से हम यहां पर भी ले सकते थे। KI खत्म होने के बाद AgNO3 बचा था, अब हमने यहां पर एक्सेस में क्या लिया? KI, तो AgNO3 खत्म हो चुका होगा, KI होगा, तो प्लस KI। KI कैसा है? एक्वस है। इसने I नेगेटिव को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब किया, नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल बनाया, प्लस क्या हुआ यहां पर? जो K पॉजिटिव था वो कहां चला गया? डिस्पर्जन मीडियम में। इस तरीके से ये थर्ड वाली जो थ्योरी है एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज वाली, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन वाली, ओरिजिन ऑफ चार्ज में, वो खत्म होती है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज में 3 पॉइंट्स आपने लिख लिए, चौथा पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ है, ये कॉपी करने के बाद, बाई डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाई डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाई एग्रीगेशन ऑफ आयंस, फॉलोड बाई एग्रीगेशन ऑफ आयंस। इसका एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, ज्यादा मुश्किल आपको होगी नहीं इसमें। देखो बेटा, आप ध्यान करो, सोप जब कोलोइडल सोल्यूशन बनाता था तो कौन सा कोलोइडल सोल्यूशन बनता था? आपको याद होगा, हमने आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स 3 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस पढ़ाए थे। एक था मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा था मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा था एसोसिएटेड कोलॉइड। सोप जो एग्जाम्पल था वो एसोसिएटेड का था। आपको याद होगा अगर कंसंट्रेशन लो है तो होता क्या था, इस तरीके से RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये है RCOO नेगेटिव को जब पानी में डालते थे तो ये टूट जाता था
RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है भैया, ये अभी क्या है, लो कंसंट्रेशन पे, लो कंसंट्रेशन पे ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, याद होगा आपको। लेकिन जब कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल तो आप लिख ही लें पहले, ये सब हटा दें वरना आप लोग बार बार ये हेडिंग डालोगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं वो तो है ही। एग्जाम्पल है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व ऑफ सोप। देखो ध्यान से, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज हाई, जब कंसंट्रेशन सोप की हाई होती थी तो डिसोसिएशन हो गया। उसके बाद ये जो आयंस थे, ये आयंस क्या करते थे, ऐसा कुछ हमने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, यहां दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये टेल होती थी, ये हेड पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव। तो क्या होता था इस तरीके से, ये बहुत सारे हेड्स यहां इकट्ठे हैं, हमने आपको समझाया था। और ये टेल्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, इसके अंदर होती हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से बनता था कोलोइडल पार्टिकल, और इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो एक तो ये तरीका है चार्ज आने का, जब आपने सोप वाला एग्जाम्पल पढ़ा था तो वहां आपको ऑलरेडी बताया ही गया था। नेक्स्ट एक आखिरी और मेथड लिखेंगे चार्ज का, ये मेरे ख्याल से 4th मेथड था। 5th मेथड में लिखिएगा डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट adsorbed on the surface of colloidal particle, adsorbed on the surface of colloidal particle। क्या होता है समझना बेटा, जब हम एग्जाम्पल आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्व बनाते कैसे हैं, ये इसका केमिकल मेथड मैंने आपको पढ़ाया है। AS2O3 प्लस 3H2S होता है और ऐसे केस में बनता है AS2S3, ये बन गया कोलोइडल सॉल्व प्लस यहां पर आ जाएगा 3H2O। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सेस में लिया जाता है। नाउ जो AS2S3 क्या करता है, ये कोलोइडल पार्टिकल एडजॉर्ब H2S मॉलिक्यूल ऑन इट्स सरफेस, अपनी सरफेस पर H2S मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये बन गया, ऐसे करके हमने ले लिया AS2S3 और सरफेस पे क्या आ गया, H2S। फिर क्या होता है, देन आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जो भी ऑफ H2S takes place to give negative colloidal particle। इस तरीके से देखिएगा, ये था AS2S3 और यहां पे था H2S, पानी तो होता ही होता है वहां पे। अब क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, तो ये 2H पॉजिटिव, ये 2H पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नीचे लिख देंगे बाद में, जगह कम है यहाँ पे, पहले इसको देख लें। जब H पॉजिटिव निकल जाएंगे तो ये जो पार्टिकल बनेगा ये AS2S3 डॉट S पे -2 प्लस यहाँ पर ये 2H पॉजिटिव, ये कैसे होंगे, ये होंगे एक्वस। ये देखो बन गया नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल। तो ये भी एक तरीका है चार्ज की ओरिजिन का, जो आपको हमने लास्ट में 3 मेथड्स पढ़ाए हैं, 3rd, 4th और 5th।
ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। 5 मेथड्स जो आपको बताए ओरिजिन ऑफ चार्ज के, उनमें से लास्ट वाले 3 इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, और उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की है जो कि सबसे लंबी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो है चार्ज। तो चार्ज में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ज क्यों होता है, चार्ज की नीड क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम्पल्स पढ़े नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व या जो भी सॉल्यूशंस हैं उनके। फिर हम लोगों ने अभी ख़त्म किया ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज के अंदर ही हमें एक चीज़ और पढ़नी रह गई है, वो एक हेडिंग अलग से है, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चंस आए ही हैं, बट सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या है जीटा पोटेंशियल, जरा इसकी बात कर लेते हैं। एक नोट आप डाल लेना, हेडिंग है जीटा पोटेंशियल। देखना जीटा पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल है, हमने उसकी सरफेस को कंसीडर किया इस तरीके से, ये सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। बेटा जी आपने ये पढ़ ही लिया है, कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेस पर कोई ना कोई चार्ज एड्सॉर्ब हो जाता है। हमने मान लिया क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो गया, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की पूरी लेयर बन जाती है और इसको हम बोलते हैं ये फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि ये मूव करे, फिक्स्ड लेयर, ये फर्मली हेल्ड होती है, मतलब टाइटली हेल्ड होती है, हटती नहीं है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर इसकी सरफेस पर, ये क्या करेगा, डिस्पर्जन मीडियम से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव, ये जो पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन ये वाली जो लेयर बनी है ये फिक्स नहीं होती है, ये मूव करते रहते हैं पार्टिकल, कभी ये चला गया दूसरा आ गया, ये चला गया फिर दूसरा आ गया। तो इसको हम बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। और ये जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है इसको हम बोलते हैं, नाम है, सब लिखाएंगे आपको, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और डिफरेंस इन चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो लिखिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, इनको नहीं लिखना है, ये डायग्राम बनाने के बाद लिखें। As we know the surface of colloidal particles become charged due to adsorption of charge। एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज जो होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में होता है, वो आपको बताया जा चुका है। जनरली लोग यही लिखते हैं बाई प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। फुल स्टॉप के बाद, दिस लेयर ऑफ चार्ज इज फर्मली हेल्ड, दिस लेयर ऑफ चार्ज इज फर्मली हेल्ड एंड कॉल्ड एज फिक्स्ड लेयर। फुल स्टॉप के बाद, इट अट्रैक्ट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, इट अट्रैक्ट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस dissolved in dispersion medium and form another layer which is oppositely charged. This layer is called diffused layer. This layer का मतलब इस वाली के लिए। फुल स्टॉप के बाद, overall an electric double layer is formed, overall
an electric double layer is formed called Helmholtz electric double layer, called as Helmholtz electric double layer. फिर लिखिएगा as a result a difference of potential exists. As a result a difference of potential exists between the fixed layer and the diffused layer. Between the fixed layer and the diffused layer. कॉमा लगा के this potential difference is called zeta potential और electrokinetic potential. This potential difference is called zeta potential और electrokinetic potential. तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चार्ज के डिस्कशन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसी को कहा जाता है कैटाफोरेसिस। बताते हैं ये क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। जब एक यू शेप की ट्यूब में कोलोइडल सॉल्यूशन लिया जाए और इसमें इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए जाएं और जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, तो जैसे आपको पता है ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, यानी ये एनोड है और ये कैथोड है। तो बेटा क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे। भाई ये बात तो आपको पता ही है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे, और अगर कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसका बड़ा अच्छा यूज है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं हम कि चार्ज कौन से नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज पॉजिटिव होगा। इसे कैटाफोरेसिस इसलिए कहा गया, एक्चुअली शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो ज़्यादातर बाई चांस की बात है, जो सॉल्व्स लिए गए थे वो सबके सब पॉजिटिवली चार्ज थे, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, यानी कैटायन मूव कर रहा था, तो इसको कैटाफोरेसिस बोल दिया गया था। लेकिन अब सही मायने में हमें क्या बोलना चाहिए, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगर आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखना पड़े एकेडमिक लेवल पे तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और 2-3 लाइनें बस लिखेंगे। लिखिएगा मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स an electrode under the influence of electricity is called electrophoresis और कैटाफोरेसिस। इसका एक यूज लिख लीजिए, 2 यूजेस इनफैक्ट लिख लीजिए। एक तो यूज है टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, और दूसरा यूज है टू प्रेसिपिटेट द कोलोइडल पार्टिकल्स, मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो बेटा जी ये तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यानी थर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ये एक ऐसा कंटेनर लिया है जहां ये कोलोइडल सॉल्यूशन रखा गया, कोलोइडल सॉल्व रखा, और हमने इसको दोनों तरफ से, या आप यूं कहिए कि बाकी तो बंद है ही है ये,
इधर और इधर भी दो पोर्शंस हैं, टोटल 3 पोर्शंस हैं, और जो कोलॉइडल सॉल है इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से उसको हमने सेपरेट किया है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से। आप लोगों को पता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। इधर की तरफ वाटर भरा हुआ है, इधर की तरफ भी वाटर भरा हुआ है। एक तरफ हमने ये नेगेटिव यानी ये कैथोड है और ये वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा, ये एनोड होगा और ये हो जाएगा कैथोड। अब ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं सकते, और कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं तो ये डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड, इसका एग्जैक्ट रीजन नोन नहीं है कि क्यों मूव करते हैं, बट ये जो मूवमेंट होती है डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स की टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो फिलहाल इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में हम इतना ही लिख सकते हैं, ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे, लिखिएगा, व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुइटेबल मीन्स, by some suitable means as semi permeable membrane, कॉमा लगा के लिखिएगा इसके बाद, semi permeable membrane, it is observed the molecules of dispersion medium, molecules of dispersion medium starts to move under the influence of an electric field, under the influence of an electric field, it is called electroosmosis, it is called electroosmosis। तो बेटा जी इसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, 3 हो चुकी हैं। फोर्थ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, बताते हैं आपको, प्रॉपर्टी का नाम है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी कोआगुलेशन, या इसी को यहां पर बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या एक पिटेशन, या एक और वर्ड यूज किया गया है फ्लोकुलेशन। इसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, आपको पता है अगर कोई ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, और मान लेते हैं सब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, बाकी डिस्पर्जन मीडियम तो होगा ही होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन की वजह से स्टिक नहीं करते हैं, बड़ा पार्टिकल नहीं बन पाता है और इसकी सेटलिंग नहीं होती है, राइट। अगर हम किसी भी तरीके से इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खासकर ये लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात चल रही है, अगर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो पार्टिकल्स स्टिक कर जाएंगे और स्टिक करने के बाद बड़ा पार्टिकल बनेगा और उसकी सेटलिंग हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बेटा जी जनरली ये प्रोसेस कराई जाती है बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ NaCl ऐड कर दिया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयंस को, नेगेटिव आयंस यानी Cl नेगेटिव आयंस के साथ ये कंबाइन होकर के खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और जब खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा तो फिर बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे स्टिक होने की वजह से और इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो जनरली ये प्रोसेस कराई जाती है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बहुत थोड़ी अमाउंट ऐड की गई है, बहुत थोड़ी अमाउंट, तो क्या होता है, थोड़ी अमाउंट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट की ऐड की तो फिर ऐसे केस में ऐड करने के बाद स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अगर आप इस सॉल्यूशन को शेक कर देंगे तेजी से
तो वो इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से वो क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है और ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, मतलब प्रेसिपिटेशन होने से बच जाता है। जो प्रेसिपिटेशन हो रहा था वो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, नॉन प्रेसिपिटेशन की तरफ चलने लगती है। तो इस प्रोसेस को फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। तो फ्लोकुलेशन तब कहेंगे प्रोसेस को जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाएगा। अच्छा, जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया तो फिर ऐसे केस में प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, और प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते तब इसको हम फ्लोकुलेशन नहीं बोलेंगे। ये टर्म्स तो कॉमन है, कोआगुलेशन है या प्रेसिपिटेशन है, ये टर्म्स कॉमन है, लेकिन जो फ्लोकुलेशन है वो स्पेशली तब यूज होता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। अच्छा, कुछ जगह पे ये भी दिया है कि भाई बड़े बड़े पार्टिकल्स तो बन ही जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए। अब वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हो सकता है नीचे की तरफ बैठ जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, तो इसको प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स बने हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगे सरफेस पे, मतलब कहने का ये हुआ कोआगुलेशन तो हो गया बट प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। प्रेसिपिटेशन टर्म तब यूज कर, कोआगुलेशन तो आप जनरली यूज कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन तब यूज करते हैं जब नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए और वो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो बने थे न्यूट्रलाइज होने के बाद और स्टिक होने के बाद, और जब वही पार्टिकल सेटल डाउन ना हो बट फ्लोट करें इसकी सरफेस पे, तो इसको फ्लोकुलेशन कहते हैं। ऐसा भी कुछ जगह पे लिखा हुआ है, बट फिर से वही बात आती है कि सच्चाई कौन बताया कि कौन सी डेफिनेशन सही है, लेकिन मैंने ज़्यादातर किताबों में जो देखा है वो फ्लोकुलेशन तब बोला जाता है जब व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। तो मैं आपको वही लिखाने वाला हूँ और वही आप लिख के आइए, वही सही माना जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा कोई डिफरेंस दिया नहीं है जो मैं आपको कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली हार्ड एंड बिल्कुल रिजिड होकर के बता सकूं कि यही करना है। तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल इस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फ्लोकुलेशन आप वो लिखें व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। तो बेटा जी क्या है कोआगुलेशन, लिखिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, लिखिएगा कोआगुलेशन में कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन is a process of aggregating together. Coagulation or flocculation is a process of aggregating together the colloidal particles so as to change them into large sized particles which ultimately settle as a precipitate, which ultimately settle as a precipitate। फिर नई लाइन से लिखिएगा, generally this process is carried out by adding electrolyte, by adding electrolyte। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा colloidal particles, ब्रैकेट में लिखिएगा having charge, take that ion of electrolyte which is oppositely charged, take that ion of electrolyte which is oppositely charged, comma, neutralize themselves, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, comma, aggregate to form larger particle, aggregate to form larger particle and finally settle down to form precipitate and finally settle down to form precipitate। फुल स्टॉप के बाद फिर नई लाइन से लिखिएगा, when small amount of electrolyte is added, when small amount of electrolyte is added, the process of precipitation can be reversed by shaking the solution, by shaking the solution, hence by shaking the solution। फुल स्टॉप के बाद in this case the process of coagulation is also known as flocculation। रिवर्स करने को फ्लोकुलेशन नहीं कहते हैं, कोआगुलेशन वाली प्रोसेस को फ्लोकुलेशन कहते हैं। in this case
द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लोकुलेशन। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ये तो आपको बताया कि कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होता क्या है। बेटा जी, प्रेसिपिटेशन कराने की जो जनरल मेथड है वो तो हमने आपको बताया बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कुछ और मेथड्स भी हैं जिनके जरिए आप कोआगुलेशन करा सकते हो। तो आप लिख लीजिएगा, बस एक एक लाइन करके लिखाएंगे, मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन। तो मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन में पहला बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड बाई म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब एक पॉजिटिव सॉल्व एक नेगेटिव सॉल्व अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बाई म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। थर्ड है बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। डायलिसिस में आपको पता ही था कि डिस्पर्जन मीडियम निकल, अगर प्रेशर लगाते जाओगे तो डिस्पर्जन मीडियम निकलता जाएगा और फाइनली पार्चमेंट पेपर बैग के अंदर बचेगा क्या, वो होगा कोलोइडल पार्टिकल। नेक्स्ट बाई प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और आखिरी बाई हीटिंग और कूलिंग, बाई हीटिंग और कूलिंग। बेटा जी, कोआगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, पहली बात तो हमने आपको मेथड बता ही दिया था, जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, किसी किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोआगुलेट करने की पावर ज़्यादा होती है और किसी के अंदर कोआगुलेट करने की पावर कम होती है। जिसके अंदर कोआगुलेट करने की पावर ज़्यादा होगी तो अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो भी कोआगुलेशन हो जाएगा, और अगर कोआगुलेशन पावर इलेक्ट्रोलाइट की होती है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कोआगुलेशन पावर कम है तो आपको ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट की कोआगुलेट करने के लिए, किसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कोआगुलेशन पावर को कंपेयर करने के लिए एक टर्म दिया गया है कोआगुलेशन वैल्यू। कोआगुलेशन वैल्यू क्या है, तो एक काम करें, आप एक नोट डाल लें और नोट में लिखें, as we know that most common method of coagulating the colloidal solution is addition of electrolyte, is addition of electrolyte। full stop के बाद coagulation power of different electrolytes can be compared in terms of coagulation value, in terms of their coagulation value। लिखें फुल स्टॉप के बाद या नई लाइन से, coagulation value of an electrolyte is defined as, coagulation value of an electrolyte is defined as minimum amount of electrolyte in millimole, minimum amount of electrolyte in millimole which is required to completely coagulate the 1 liter of colloid, 1 liter of given colloidal solution। to completely coagulate given 1 liter colloidal solution। नई लाइन से लिखिएगा, मोर द जैसे मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया पर्टिकुलर, एक सेम आपने जो सॉल्व है वो फिक्स कर रखा है, 2 बार लिया उसी को, 1 लीटर एक बार ये वाला सॉल्व लिया, उसी का दूसरी बार 1 लीटर लिया। इलेक्ट्रोलाइट आपने पहला वाला डाला, मान लीजिए कि इसके 10 मिलीमोल चाहिए और दूसरे वाले केस में आपको 20 मिलीमोल चाहिए, तो कोआगुलेशन वैल्यू इस केस में 10 मिलीमोल हो गई और उस केस में 20 मिलीमोल हो गई। तो जहां कोआगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी वहां कोआगुलेशन पावर कम होगी। नई लाइन से लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग मोर कोआगुलेशन वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग मोर कोआगुलेशन वैल्यू हैव
लेस कोआगुलेशन पावर, ये होता है बेटा। अब देखो कोआगुलेशन वैल्यू, कोआगुलेशन पावर में कुछ ऐसा होता नहीं है। कोआगुलेशन पावर है क्या, इसको जरा ध्यान से समझो। साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिर से एक नोट डालेंगे यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम था हार्डी सुल्जे, स्पेलिंग चेक करते हैं, यही है जो हार्डी सुल्जे हैं। हार्डी सुल्जे ने एक लॉ दिया, 2-3 पॉइंट्स इन्होंने बताया। पॉइंट्स क्या बताए, जैसे मान लो एक पॉजिटिव सॉल्व है, अगर इसको एग्जाम्पल लिया हमने पॉजिटिव सॉल्व, टू बी कोआगुलेटेड, टू बी प्रेसिपिटेटेड, इसको हमें प्रेसिपिटेट करना है। तो इसको प्रेसिपिटेट करेंगे तो आपको पता है, आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसका जो नेगेटिव आयन होगा वो इफेक्टिव आयन होगा, राइट? क्योंकि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन ये मिल करके क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे जो कोलोइडल सॉल्व है उसके चार्ज को, और देन क्या होगा, पार्टिकल्स एग्रीगेट होके बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो नंबर 1 तो यही बात हो गई कि इफेक्टिव आयन कौन सा होता है इनके रूल्स में। नंबर 2, इन्होंने ये बात कही कि इफेक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोआगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उसकी कोआगुलेशन वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। देखो आप पॉजिटिव सॉल्व लें, टू बी प्रेसिपिटेटेड, हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, तो ध्यान देना जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, फर्स्ट लिया हमने NaCl, दूसरा हमने लिया पॉजिटिव सॉल्व है तो हमने इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर MgSO4 ले लिया, देखो कैटायन भी चेंज हुआ और एनायन भी चेंज कराया हमने यहाँ पर। तीसरा हमने ले लिया Al2PO4 का होल थ्राइस, ये ले लिया। अब अगर हम इसमें देखें तो सोल्यूशन में देखिएगा, हम यहाँ क्या चेक करना चाह रहे हैं, चेक करिए इफेक्टिव आयन कौन सा होगा। यहाँ हमें पॉजिटिव, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन्स हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव सॉल्व को अगर कोआगुलेट कराना है तो हमें मतलब किससे होना चाहिए, नेगेटिव आयन से। तो यहाँ पर इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, इफेक्टिव आयन होगा नेगेटिव आयन। अब जरा नेगेटिव आयन आप चेक करो, नेगेटिव आयन पहले केस में कौन है, क्लोराइड आयन, दूसरे केस में कौन है, दूसरे केस में है SO4-2, और तीसरे केस में कौन सा है, ये है PO4-3। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, AlPO4 ही होगा, ये AlPO4। तो इस तरीके से ध्यान देना, हमें कैटायन देखना ही नहीं है, हालांकि कैटायन भी तीनों जगह अलग है, कैटायन देखना ही नहीं था हमें। तो इस वाले केस में आप चेक करो, ये अब आप वैलेंसी देखो, इसकी वैलेंसी 1 है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको पॉजिटिव सॉल्व को कोआगुलेट कराना है तो यहां से यहां आप देखोगे तो वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन क्या हो रही है, ये इस तरीके से लिख रहे हैं हम, इंक्रीजेज, वैलेंसी बढ़ रही है तो कोआगुलेशन पावर बढ़ रही है, इंक्रीजेज, और जो कोआगुलेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीजेज। तो ध्यान रहे कोआगुलेशन पावर और जो कोआगुलेशन वैल्यूज होती हैं वो रिवर्स होती हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, टू प्रेसिपिटेट या कोआगुलेट नेगेटिव सॉल्व। अगर आपको नेगेटिव सॉल्व को कोआगुलेट करना है और हमने यहां जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए वो हैं, नंबर 1 फिर से वही NaCl ले लिया, नंबर 2 हमने MgSO4 ले लिया, नंबर 3 हमने यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर हमने लिया यही ले लेते हैं फिर से AlPO4, यही 3 ले लिए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन में आप चेक करिएगा, यहाँ जो इफेक्टिव आयन है, यहाँ पर इफेक्टिव आयन होगा पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ का जो सॉल्व है वो नेगेटिव है, और
इफेक्टिव आयंस हैं कौन से? पहले केस में है Na पॉजिटिव, दूसरे केस में है Mg+2 और तीसरे केस में कौन है? Al ट्रिपल पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो वैलेंसी क्या हो रही है? वैलेंसी बढ़ रही है। वैलेंसी बढ़ रही है तो कोआगुलेशन पावर क्या होगी? बढ़ेगी। कोआगुलेशन पावर बढ़ेगी तो कोआगुलेशन वैल्यू क्या होगी? ये घटेगी। तो ये होता है बेटा जी हार्डी-सुलजे रूल। ये बड़ा कॉमन टॉपिक है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे कहेंगे कि हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व है। अब आपको चार्ज नहीं बताया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है उस पर चार्ज कैसा होता है। और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्व को प्रेसिपिटेट कराने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। अब पहली बात तो आपको आर्सेनिक सल्फाइड का चार्ज पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। नेगेटिव चार्ज पता होगा आपको। जब आपको ये बात पता होगी कि नेगेटिव चार्ज इस पर होता है तो इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? पॉजिटिव आयन। फिर आप ये चेक करोगे कि पॉजिटिव आयन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। जहाँ पर पॉजिटिव आयन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी उसकी कोआगुलेशन पावर ज़्यादा होगी और कोआगुलेशन वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। तो इस तरीके से होता है। तो आपको चार्जेस भी याद करने पड़ेंगे। तो बेटा ये सब अभी आपको कॉपी नहीं करना है। आपने डाला है कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन, आपने उसकी डेफिनेशन लिखी। फिर आपने ये लिखा कोआगुलेशन पावर को कंपेयर करने के लिए एक टर्म दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन वैल्यू। कोआगुलेशन वैल्यू को आपने डिफाइन किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल विच इज रिक्वायर्ड टू कोआगुलेट कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ गिवन सॉल्व। और कोआगुलेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोआगुलेशन पावर उतनी ही कम होगी। फिर नई लाइन से एक नोट लिखिएगा हार्डी-सुलजे, ये लिखा हुआ है हार्डी-सुलजे लॉ। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नंबर 1 लिखिएगा, that ion of electrolyte is effective ion, that ion of electrolyte is effective ion which carry, that ion of electrolyte is effective ion which carry opposite charge as compared to charge on colloidal particles, as compared to charge on colloidal particles। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा मोर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, मोर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, मोर द कोआगुलेशन पावर एंड लेस द कोआगुलेशन वैल्यू। और उसके बाद आप ये सब कॉपी कर लेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा आखिरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। समझिए क्या है। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई लायोफोबिक कोलॉइड्स है, अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स स्टिक कर जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ऐसा होता है। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने कोआगुलेशन में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले अगर हम उसमें थोड़ी सी अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड की डाल दें, फिर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करें तो ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जो लायोफोबिक कोलॉइड था वो प्रेसिपिटेट होने से बच जाता है। This action or this property of lyophilic colloids is known as their protective action। ऐसा होता क्यों है? ऐसा बिलीव किया गया है, ऐसा माना गया है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है लायोफोबिक का, उसके चारों तरफ लायोफिलिक के कोलॉइडल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं
और लायोफिलिक के कोलोइडल पार्टिकल्स में ऑलरेडी क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट डालने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा बिलीव किया जाता है, बट कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। लेकिन जब लिखने को आएगा तो यही लिखोगे आप और इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड। तो पहले तो यही लिख लो, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड है क्या। एज वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन लायोफोबिक कोलॉइड्स देयर कोआगुलेशन टेक्स प्लेस। फुल स्टॉप के बाद इट इज ऑब्जर्व्ड when lyophilic colloid added in lyophobic colloids, कॉमा लगा के, coagulation of lyophobic colloid is prevented by added lyophilic colloid when electrolyte is added in lyophobic colloid, when electrolyte is added in lyophobic colloid, मतलब लायोफोबिक कोलॉइड में अगर आप लायोफिलिक ऐड कर दोगे तो लायोफोबिक का जो प्रेसिपिटेशन है वो होने से बच जाएगा जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। इट इज कॉल्ड, फुल स्टॉप के बाद, इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। नई लाइन से लिखिएगा, ऐसा क्यों होता है, रीजन में लिखें, लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल इज सराउंडेड बाय लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स and the action of electrolyte is prevented. Action of electrolyte is prevented. ये है। अब क्या किया गया, मान लीजिए हमारे पास दो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का। हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन अच्छा प्रोटेक्टर है, मतलब किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स की जो प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसको कंपेयर करना है। उसको कंपेयर करने के लिए जिग्मॉन्डी नाम के साइंटिस्ट ने, ये नाम पहले भी आ चुका है, जिग्मॉन्डी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्केल इंट्रोड्यूस कराया। इस स्केल का नाम होता है गोल्ड नंबर। क्या है गोल्ड नंबर, पहले आप लिखें नई लाइन से, टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स जिग्मॉन्डी प्रपोज्ड अ स्केल कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर है क्या जरा समझना। गोल्ड नंबर के लिए ये इस तरीके से गोल्ड का सॉल है, 10 ml गोल्ड सॉल है, जो कि स्टैंडर्ड है। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ, क्या कंसंट्रेशन होगी यहां पर, स्टैंडर्ड है 0.5 से लेकर 0.6 ये ग्राम होगा पर लीटर, गोल्ड इतने ग्राम पर लीटर होगा, ये स्टैंडर्ड होता है। 10 ml गोल्ड सॉल लिया जाएगा और इसमें अभी क्या करना है, हम ऐड करने वाले हैं 1 ml किसका, ऑफ 10% NaCl का। तो ये NaCl क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा, ये इसको प्रेसिपिटेट कर देगा। अभी ऐड किया नहीं है, प्रेसिपिटेट कराया नहीं, चिंता मत करना, लेकिन अगर ऐड कर दिया तो प्रेसिपिटेट कर देगा। तो इसके प्रेसिपिटेशन को बचाने के लिए हम यहां पर पहले से ही क्या ऐड करेंगे, पहले से ही ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड। जब लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करेंगे, इसके जितने मिनिमम मिलीग्राम चाहिए होते हैं सो दैट प्रेसिपिटेशन ना हो, वही मिलीग्राम क्या कहलाता है,
वही कहलाता है गोल्ड नंबर। तो आप इसे बनाना चाहें तो साफ साफ बना सकते हैं, बट एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, अपने समझने के लिए। तो गोल्ड नंबर को हमें डिफाइन कैसे करना होगा कि हमारे पास 10 ml गोल्ड सॉल है जो कि स्टैंडर्ड है, ऐसा ऐसा है। इस पर 10% NaCl की 1 ml के एक्शन से बचाने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड के जितने मिलीग्राम की, मिनिमम मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर। दो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं आपके पास, एक की गोल्ड नंबर ज़्यादा है, दूसरे की कम है। तो जिसकी गोल्ड नंबर ज़्यादा होगी उसका जो प्रोटेक्टिव एक्शन होगा वो कम होगा। अरे भाई, उसका ज़्यादा मास चाहिए होता है इसको बचाने के लिए, ज़्यादा मास चाहिए होता है, मतलब वो प्रोटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, तभी तो ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। और जिसका कम मास ही काम कर देता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है, इसका मतलब उसकी जो प्रोटेक्ट करने की पावर है वो कैसी है, ज़्यादा है। तो सीधी सी बात हो जाएगी, जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी। तो पहले तो आप गोल्ड नंबर की डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में पूछी जाती है। गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज डिफाइंड एज मिनिमम मास ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड in milligram which is required to protect 10 ml of standard gold sol, ब्रैकेट में ये लिख लेना, which is required to protect 10 ml of standard gold sol from the action of 1 ml of 10% NaCl, from the action of 1 ml of 10% NaCl। फिर आप नई लाइन से लिखेंगे, मोर द गोल्ड नंबर लेस द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, मोर द गोल्ड नंबर लेस द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। हम यहां पर आपको दो कोलॉइड्स दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं जिलेटिन। जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो है 0.005 के आसपास, जो कि मिनिमम है। गोल्ड नंबर मिनिमम है, इसका मतलब इसकी जो प्रोटेक्टिव पावर है वो कैसी है, जिलेटिन की मैक्सिमम है। दूसरा हम ले रहे हैं यहां पर स्टार्च, ये भी लायोफिलिक ही होता है, इसका जो गोल्ड नंबर है वो है 25, ये मैक्सिमम है, मतलब 25 मिलीग्राम चाहिए होते हैं इसको बचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो प्रोटेक्टिव पावर है वो सबसे कम है। बेटा जी, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में ये दूसरा सेगमेंट चल रहा है, जिसका नाम है, दूसरे सेगमेंट का नाम है कोलॉइडल स्टेट। तो कोलॉइडल स्टेट में जो सॉल के बारे में पढ़ना था, ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़े हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये सब सॉल की ही प्रॉपर्टीज़ होती थी। तो हमने ये सॉल ख़त्म कर लिया। अब अगर हम बात करें कि कोलॉइड में हमें क्या पढ़ना है, तो कोलॉइड में हमें शायद एक लेक्चर की और ज़रूरत पड़ेगी, एक दो लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन लेक्चर्स में हमें क्या पढ़ना होगा, एक तो हम इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, एक लेक्चर, वो टॉपिक होता है तो फिर एक टॉपिक का एक ही लेक्चर बनता है, तो 15-20 मिनट का लेक्चर होगा इमल्शन का। ऐसे ही 15-20 मिनट का लेक्चर फिर होगा जेल के बारे में थोड़ा। और एक चीज़ जो हमें और पढ़नी है वो है कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी हमारी लाइफ में यूज़ क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। फिलहाल सॉल ख़त्म हो गया, जो कोलॉइड्स का मेन सेगमेंट है वो ख़त्म हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके असाइनमेंट के लिए और असाइनमेंट के अलावा असाइनमेंट का हम लाइव डिस्कशन भी कराते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो रजिस्टर्ड बच्चों को ही मिलता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी और आपको असाइनमेंट का डिस्कशन और जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें भी क्लियर की जाती हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ होगा। इसके अलावा फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।